अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैकग्राउंड बदला हुआ है, उसकी वजह यह है कि सफ़र कर रहा हूं, अगले कुछ दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहूंगा, तो गाहे बगाहे आपको वीलॉग पे जो हालिया हालात हैं उनके ऊपर अपडेट और तज्ज़ियात देते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस साहब ने फाइनली आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का बना दिया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की लिखी हुई चिट्ठी और उन्होंने जो बात बयान की थी उसके ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि पहले तकरीबन पूरे मुल्क का ये मुतालबा था और तकरीबन हर जी शऊर इंसान का ये मुतालबा था कि इसके ऊपर अज खुद नोटिस लेना चाहिए या फिर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना देना चाहिए। एक तीसरी ऑप्शन भी है, उस पर हम बात करते हैं, लेकिन ये मुतालबा था। लेकिन इस पूरे मुल्क के मुतालबे को रिजेक्ट करते हुए जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक किस्म का समझिए कि जिसे कहते हैं कि वो स्टीम रोल करके ये एक वफाकी हुकूमत का एक रिटायर्ड जज का कमीशन बनवाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि उनकी जो मुलाकात चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म से होती है उसके ऊपर लार्जर कोर्ट की जो है हमायत हासिल है। विद इन 24 आवर्स खबरें आनी शुरू हो गई, आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि दरअसल बात ऐसे नहीं थी, इख्तलाफ था बहुत ज़्यादा लार्जर बेंच के अंदर और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर इशू भी उठाया। और स्पेशली वो जजेस सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी जानते हैं, मामलात को भी जानते हैं, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ उठाया, लेकिन उन्हें भी दबा दिया गया और एक किस्म से हुडविंग करके वज़ीर आज़म से मिले। वो भी एक इंतहाई जिसे कहते हैं बदमज़ा किस्म का एक मंज़र देखा कौम ने कि किस तरह से जुडिशरी जो है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट स्पेस जो मुख्तलिफ हालातों वाक़यात से गुज़र कर बना पाई थी, अब उसको किस तरह से रोला जा रहा है। फिर पिछले ही तकरीबन 72 घंटों के अंदर जब से जो ये तहकीकाती कमीशन बनाया गया, एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश करनी शुरू हुई और वो ख़बर थी कि वफाकी हुकूमत ने जो कमीशन बनाया हुआ है लॉ रिफॉर्म्स के लिए और लॉ मिनिस्ट्री के ज़रिए तमाम, और वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जो बार्स को भी किसी हद तक कंट्रोल करते हैं। और एक किस्म से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आसमा जहांगीर ग्रुप जो होता था एक लिबरल्स का ग्रुप था, इंडिपेंडेंट माइंडेड लोगों का ग्रुप था बार की पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी तकरीबन अगवा कर चुके हैं और नून लीग की, और नून लीग भी नहीं कहना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की जोरी में गिरा चुके हैं। वहाँ पे तैयारी हो रही थी कि चीफ जस्टिस, और हो रही है अभी भी, कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ओहदे की मियाद जो है वो बढ़ा दी जाए, यानी कि उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर कल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। मैं ये जो अभी सारी तमीद बांध रहा हूँ वो इसलिए बांध रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कहीं से कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अचानक उनके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रग फड़की है जिसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जी अब वो सीधे रास्ते पे चलेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। आप ये मामला जानने के लिए कि आज सोमवार के रोज़ 1 अप्रैल को काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने तोहन कराहन जो आज खुद नोटिस लिया है और 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, उसके पीछे ये खबर कल ही ब्रेक हो चुकी थी। एक सहाफ़ी हैं फ़हद शहबाज साहब, उन्होंने ये कल खबर ब्रेक की थी अपने बाकायदा मुसद्दका ज़राए से, और फिर कुछ दीगर सहाफ़ियों ने भी इसकी तस्दीक की थी। और उनकी खबर ये थी कि जो जजेस हैं 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनकी चिट्ठी मंजर आम पर आई थी और जिन्होंने ये तमाम पिछले 1.5 साल से जारी जो हालात हैं अदलिया के साथ, जिनमें वो अपना भी मामला बयान करते हैं और अपने नीचे जो जुडिशरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल की उसका भी मामला बयान करते हैं, वो जो 6 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के हाथों या चीफ जस्टिस के हाथों इंसाफ का, अदल का और अदालत की आज़ादी का कत्ल देखते हुए ये फ़ैसला कर चुके थे कि उन्होंने 184(3) के तहत दरख्वास्त दाखिल करनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर। यानी कि वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तो उन्होंने उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ 184(3) के तहत, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे आइन की एक शिक है जिसके तहत अगर कोई मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और उसके अंदर इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ का मामला हो, तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, और इसके साथ दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो जो है वो
पब्लिक इम्पोर्टेंस हो, तो फिर उस मामले के ऊपर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त डाली जा सकती है। तो वो जजेस जब ये मामला तैयार कर रहे थे तो शुनीद ये थी कल तक की कि इससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीफ जस्टिस के लिए उस दरख्वास्त को, क्योंकि उस दरख्वास्त को अगर वो फाइल हो जाती और वो दरख्वास्त ही इसकी बुनियाद बनती सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होने की, तो उसकी जो कार्रवाई है वो अज़ खुद नोटिस से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। काजी फैज़ ईसा साहब को मैं एक चालाक लूमड़ी समझता हूँ। इस सब्जेक्ट को भी हमने काफ़ी करीब से स्टडी किया है कह लीजिए। तो एक बिल्कुल चालाक लूमड़ी की तरह उन्होंने अब इसको अज़ खुद नोटिस लेके बेंच बना दिया। अच्छा, बेंच की जो फॉर्मेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेंच में इनके साथ साथ जस्टिस मंसूर भी हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल, अतर मिनल्ला और यादा अफरीदी भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही जजेस हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया था एग्जेक्टिव के साथ मुलाकात के ऊपर और एक कमीशन बनाने के ऊपर। इनकी राय ये थी कि हमें इसके ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनाना चाहिए या फुल कोर्ट बनाना चाहिए या खुद नोटिस बनाना चाहिए। तो वो वाले इंडिपेंडेंट जजेस तो हैं इस बेंच के अंदर, लेकिन इस बेंच के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, इस अज़ खुद नोटिस के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला है काजी फैज़ ईसा साहब की ज़ात का। क्योंकि इस पूरे किस्से के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर जो चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, उसमें काजी फैज़ ईसा इज़ ए अक्यूज्ड पर्सन। काजी फैज़ ईसा साहब इसमें मोर्द इल्ज़ाम ठहराए गए हैं। जब उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम है तो वो किस तरह से इस अज़ खुद नोटिस को चला सकेंगे? वो उनके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगता है? वो इस तरह से लगता है कि 2-3 शख्सियात हैं जिनको इस बाबत, इस मामले की इतला या इस पूरे इशू की इतला तकरीबन पिछले 1.5 साल से थी। ये जो लेटर है 25 मार्च 2024 का, इसमें ये 6 जजेस जिनके साइंस मौजूद हैं वो बड़े वाज़े तौर पर लिखते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में जो इस वक्त उनके साथ सलूक रखा जा रहा है, इसकी ज़ुबानी शिकायत और फिर रिटन शिकायत 10 मई 2023 तकरीबन 1 साल पहले वो शिकायत रिटन जो है वो अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी कर चुके हैं। फिर इसके साथ साथ यही जजेस जो हैं इन्हीं तमाम मामलात के अंदर इन्हीं दस्तदराजियों के मुतल्लिक और ये जिस तरह से ISI असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है इनके मामलात के ऊपर, जजेस के केसेस के अंदर उनके फैमिली मेम्बर्स को उठा रही है, टॉर्चर कर रही है, अपने मनचाहे फैसले ले रही है, बेंच फिक्सेशन करवा रही है, केस फिक्सेशन करा रही है, वगैरह वगैरह, उन तमाम बातों की जो उन्होंने बाकायदा जाके रिपोर्ट किया ना सिर्फ अपने चीफ जस्टिस को बल्कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी साहब से पहले थे, बंदयाल साहब, उनको की। इसके साथ साथ उन्होंने इसी सिलसिले में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फैज़ ईसा से भी मुलाकात की। अब ये वाला जो मामला है ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के इल्म में सन 2023 से है। अब सन 2023 के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनते हैं। सन 2023 के बाद चीफ जस्टिस जो काजी फैज़ ईसा साहब जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन के सिलसिले में जो केसेस हैं वो भी सुनते हैं, PTI से बल्ले का निशान भी लेते हैं और भी बहुत सारे मामलात करते हैं जिसमें PTI को वो अज़ खुद निशाना बनाते हैं। और इस पूरे मामले के अंदर जो जजेस की शिकायत है कि इस ISI, PTI, उसके लीडर, उनके केसेस और उन मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रही है और उन मामलात के अंदर वो उनको प्रेस कर रही है कि वो क्या फ़ैसले करें और क्या फ़ैसले उनसे करवाना चाहती है। अब ये काजी फैज़ ईसा साहब के जब नॉलेज में ये चीज़ है, इसके बावजूद वो कोई एक्शन नहीं उठाते, तो ही हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल प्रोसेस। अब जो शख्स जो खुद उस पूरे अफेयर के अंदर शामिल हो, चलें अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप मुझसे एग्री नहीं करते कि वो मुल्ज़िम के ज़िम्मन में आते हैं, तो मुल्ज़िम के ज़िम्मन में अगर आपको नहीं भी तो डालते, फिर भी उनका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कानून में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत, कानून के एथिक्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वहाँ आप मुंसफी के ओहदे पर नहीं बैठ सकते। तो आपने अगर आज खुद नोटिस लिया है, ठीक है, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेना है, आप उसके लिए लार्जर बेंच बना देते। आप जस्टिस मंसूर साहब की सरबराही में बेंच बना देते, आप जस्टिस मुनीब साहब की सरबराही में बेंच बना देते, या तीसरे किसी सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में ये बेंच बना देते, जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में ये बेंच बना देते। काजी साहब खुद क्यों बैठ रहे हैं इस बेंच के अंदर,
وہ بھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ قاضی صاحب اس بینچ کے اندر اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اس بینچ کے اندر ایک شدید قسم کا ڈرامہ لگائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ وہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو خبر آئی ہے کہ یہ ہو گیا ہے معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن بنایا گیا ہے جسٹس تصدق جیلانی کا، وہ بھی ساتھ ساتھ کام کرے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک معاملے کی انکوائری دو فورم پہ ہو رہی ہوگی، ایک ایگزیکٹو انکوائری ہے، جو کمیشن بنایا گیا ہے، یاد رکھیے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، وہ کمیشنز آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے، جو ایک ایگزیکٹو برانچ کی صوابدید ہے۔ اس کے لیے آپ چاہے حاضر سروس جج لگائیں یا ریٹائرڈ جج لگائیں، وہ ایک ایگزیکٹو کا کمیشن ہے، وہ ایک جوڈیشل کمیشن نہیں ہے۔ جو 184 یہ جو از خود نوٹس کی کارروائی ہے چیف جسٹس کی، وہ جوڈیشل کارروائی کی ضمن میں آتی ہے۔ تو اب ایک ہی معاملے کے اوپر ایگزیکٹو بھی کام کرے گا، جوڈیشری بھی کام کرے گی۔ دوسری جانب تصدق جیلانی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بعد اور اس کمیشن کے بنائے جانے کے بعد جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لائرز ہیں، جن کا کسی بھی میں سمجھتا ہوں گروپ سے تعلق نہیں ہے یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ تقریباً کوئی 350 400 ابھی سگنیچرز ہو چکے ہیں، جنہوں نے چٹھی بھی لکھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور انہوں نے تصدق جیلانی صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ اس گند میں نہ پڑیں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں اپنا یہ عہدہ لینے سے جو آپ کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ اور انتہائی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس خط کے اندر تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے کا بھی سگنیچر موجود ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کمیشن درست نہیں ہے، یہ پوری کارروائی ہی درست نہیں ہے۔ اب اس کمیشن کی بھی جو پوری وہ فارمیشن ہے، وہ پوری چیز ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اس کمیشن کو بھی چلانا ہے اور یہ آپ از خود نوٹس بھی لے رہے ہیں، تو میری نظر میں یہ قاضی صاحب از خود نوٹس اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو کنٹرول کریں۔ اور اس وقت جو بہت زیادہ بات پھیل رہی ہے، جہاں پہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، بارز گیلونائز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس تمام گند کے بدلے میں ایک ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس سال اکتوبر نومبر میں جب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، وہ ریٹائر نہ ہوں بلکہ اگلے 2 سال بھی وہ موجود رہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارا ملک جو ہے، جو جس عہدے پر آ جاتا ہے، وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کچھ قاضی صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے منہ پہ اور عدلیہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی، کس لیے؟ کہ وہ ایک محض 2% کی ایکسٹینشن لے سکیں۔ سر، اگر آپ جس طرح کے چیف جسٹس 1 سال ہیں، 1 دن ہیں، 1 مہینے ہیں، ویسے آپ نے 3 سال بھی ہونا ہے، 5 سال بھی ہونا ہے۔ آپ کے چیف جسٹس بننے کے بعد یقین جانیے وہ درخت بھی خوش نہیں ہیں آپ سے، وہ درخت بھی مطمئن نہیں ہیں آپ سے، جن کی کٹائی کے لیے آپ CDA کے اوپر چڑھے دوڑتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اب اس پہ میں مزید کوئی کنٹمپچوس بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو اب دیکھتے ہیں کہ بدھ کے روز کیا ہوتا ہے اس معاملے کے اندر۔ لیکن میری اپنی پریڈکشن یہ ہے اور میری اپنی انالیسز یہ ہے کہ یہ چیز بھی قاضی صاحب نے کنٹرول کرنے کے لیے کی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بینچ کے اندر انڈیپینڈنٹ ججز موجود ہیں۔ اب یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہونا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ چاہیے، ورنہ اس پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ آخر میں ہوائیں کچھ رخ بدل رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے فائنلی ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، اور آج فواد چودھری کی مہینوں بعد بیل ہو گئی۔ اور یقین جانیے کہ آج بیل کرتے ہوئے جج صاحبان نے جو کلمات ادا کیے، اس کے بعد بندہ اشش کر اٹھتا ہے۔ جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ نیب نے کیس جو ہے وہ بعد میں بنایا اور گرفتار پہلے کر لیا۔ میرا صرف ایک معصومانہ سوال تھا کہ اگر آج آپ کو 4 مہینے 6 مہینے بعد یہ پتہ لگ گیا کہ نیب نے کیس بعد میں بنایا اور گرفتار بعد میں کیا، اس معاملے کو جاننے کے لیے آپ کو الیکشن کے بعد تک کا انتظار کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فواد چودھری کو IPP کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہ کرنے کی سزا دی گئی اور اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے عدالت نے اس جیل میں ڈالنے والوں کی معاونت کی۔ آپ کو پتہ تھا کہ اس کو بے گناہ ڈالا گیا ہے جیل کے اندر، اب آپ اس کو چھوڑنے کے لیے اس لیے مجبور ہوئے کہ ایک تو اس وقت آپ کی بھی اس وقت سب لوگوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، جوڈیشری کی ساری، اور باتیں کھل کر آ گئی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کیس بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا، دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید جو اپڈیٹ ہوتی ہے وہ کل آپ کو پیش خدمت کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اب از خود میں جو نوٹس ہے اس کے اندر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ شکریہ اور خدا حافظ۔